आज के वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई एक घटना जिसे हम वैद्युत चालन यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहते हैं पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में वैद्युत धारा क्या होती है और तार के भीतर कैसे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैद्युत चालन क्या होता है। वैद्युत चालन को समझने से पहले हमको एक बार पुनः परमाणु की संरचना क्या होती है इसको जानेंगे। वैसे तो परमाणु की संरचना आप जानते ही होंगे, फिलहाल परमाणु के बारे में आप जानते हैं कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है। ये 3 मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं। इस केंद्र को हम परमाणु का नाभिक कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना ही पास होता है वो नाभिक द्वारा उतना ही मजबूती से बॉन्ड बनाए रहता है, बंधा रहता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होता है वह नाभिक के साथ उतना ही कमजोरी से बंधा होता है, यानी दुर्बल बल से बंधा होता है। अर्थात यदि आपको कह दिया जाए कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने को, तो आपको अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा काम करना पड़ेगा, जबकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम काम करना पड़ेगा। कम काम करना पड़ेगा मतलब कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, अधिक काम करना पड़ेगा मतलब अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, और यह परमाणु की संरचना सभी पदार्थों में इसी तरह होती है। हाँ, अलग अलग पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या कम अधिक हो सकती है, तत्वों में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या कम अधिक हो सकती है, लेकिन सभी पदार्थों के परमाणुओं में यही 3 मूल कण पाए जाते हैं। आइए इन मूल कणों की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो प्रोटॉन पर इकाई धनावेश पाया जाता है, जबकि इकाई धनावेश का मान होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश पाया जाता है। इकाई ऋणावेश का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से परमाणु का जो नाभिक होता है वह धनावेशित होता है। ठीक है, और ऋणावेशित कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो बाहर की कक्षाओं में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं 3D मोशन में। ओके, और यही संरचना सभी पदार्थों में पाई जाती है। अब चलिए परमाणु सिद्धांत के बाद अगली चीज समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा, अर्थात उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ये भी आप जान गए कि अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, जबकि बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी इजी है। बात समझ ही रहे हैं क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रबल बल द्वारा बंधे होते हैं, जबकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कमजोर दुर्बल बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ठोसों की बात करते हैं, सॉलिड की। बाकी द्रव और गैस को छोड़ देते हैं, ठोस की बात करें। लकड़ी हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, धातुएं हो, अधातुएं हो, तो उन सभी के परमाणु काफी पास 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 सट के होते हैं ठोसों के। केमिस्ट्री में आप बड़े अच्छे से समझते हैं। लेकिन इन ठोसों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठोसों को, सॉलिड की बात हम कर रहे हैं, ठोस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक किसे कहते हैं? तो चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अचालक किसे कहते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन चालक से कम और अचालक से अधिक। ठीक है, अब बात आ गई मुक्त इलेक्ट्रॉन
होते क्या है। तो चलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। देखिएगा, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो वह ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उस ऊर्जा को लेकर के कक्षा को छोड़ देता है। ऊर्जा लेना और कक्षा को छोड़ना ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। कब छोड़ेगा, ऊर्जा लेके छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता है। इस पे हम बाद में किसी अन्य वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि ऊर्जा लेता है और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को क्या करता है, छोड़ देता है, और यह घटना बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। संभावना ज्यादा है लेकिन कोई रूल नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं परमाणु है और परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है और यह ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ देता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणु को यानी कक्षा में से वे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणु को छोड़ देते हैं उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और क्यों छोड़ देते हैं, उनको बाहर से ऊर्जा मिल जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलेगी तभी वो कक्षा को छोड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो ये परमाणु को अब हम परमाणु नहीं कहेंगे, अब ये परमाणु धनायन कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया एक ऋण आवेश लेकर। तो परमाणु की संरचना में बताया ही जा चुका है, परमाणु में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, कुल मिलाकर के परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जब ही एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर चला जाता है तो धन आवेश की अधिकता हो जाती है और परमाणु धनायन कहलाने लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उस इलेक्ट्रॉन को अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता क्या है। तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पूरी पदार्थ में, जिस पदार्थ की बात हो रही है, जिस ठोस की, उस पूरे ठोस में यादृच्छिक गति करता है इधर उधर, ठीक है। उसको उष्मीय गति भी कह सकते हैं। उष्मीय गति क्यों, अभी आप जान जाएंगे। फिलहाल ये जानिए, परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन पूरी कक्षा में यादृच्छिक यानी कि अनियमित गति करता है, कोई रूल नहीं होता है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उस परमाणु को हम धनायन कहते हैं, ओके। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ठोसों की। तो अलग अलग पदार्थ ठोसों में हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं जो कि बता चुका हूं। अब इसमें से हम चालक को ले लेते हैं। जितने धात्विक ठोस होते हैं वो सभी चालक ही होते हैं, और लकड़ी, मिट्टी, कागज ये सब अचालक होते हैं। तो दोनों में अंतर समझिएगा। जो अचालक होते हैं उस परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से मजबूती से बंधे होते हैं, चाहे वो पास वाला इलेक्ट्रॉन हो या दूर वाला इलेक्ट्रॉन हो। अचालक पदार्थों के परमाणुओं के सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को सामान्यतः उनकी कक्षा से साधारण क्रिया द्वारा नहीं निकाला जा सकता है, ओके। धातुओं में क्या होता है, धातुओं के सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से नहीं बंधे होते हैं। धातुओं के जो परमाणु होते हैं उस परमाणु के नाभिक के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं आप, जो पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मजबूती से बंधे होते हैं, जबकि बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मजबूती से नहीं बंधे होते हैं। उनको बहुत कम ऊर्जा दे करके बाहर निकाला जा सकता है। इतनी कम ऊर्जा देनी पड़ती है कि किसी को देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कमरे के ताप पर जो टेम्परेचर होता है, अभी इस समय जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से ही धातु को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन
बाहर निकल जाता है। तो धातुओं में सामान्य तौर पर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैसे ही पाए जाते हैं, जबकि अधातुओं जैसे लकड़ी कागज वगैरह में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है तो धातुओं में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे लोहा ले लीजिए या कोई और धातु ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, तांबे का एक तार ले लिए, तो उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या जितने परमाणु हैं उतने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे? नहीं, ये कोई नियम नहीं है। अगर 10 परमाणु है तो 10 के 10 जो है इलेक्ट्रॉन नहीं खोए होंगे। हो सकता है 6 खोए हों इलेक्ट्रॉन, मतलब निकल गए हों बाहर, 4 में 9 निकले हों, तो 4 को परमाणु कहेंगे, और जो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो निकले हुए 6 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उन परमाणुओं को जो इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं उन 6 परमाणुओं को धनायन कहेंगे। ये कोई नियम नहीं है कि धातु के भीतर सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिए हों। कुछ निकाले होते हैं, कुछ नहीं निकाले होते हैं। मोटे तौर पर हम बात करें, मोटा मोटा लेके चलें, तो अगर 1 घन मीटर कोई धातु लिया जाए, कितना? 1 घन मीटर। 1 घन मीटर का मतलब समझते ही हैं? तो 1 घन मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा ठोस कोई धातु लिया जाए तो उसमें 10 की घात 23 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, यह इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग धातुओं में अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो राउंड फिगर है 10 की घात 23 लगभग सभी धातुओं में यही पाया जाता है। जैसे हो सकता है ये मतलब कि अंदाजा है चांदी में 9 गुणे 10 की घात 23 हो, सोने में 8 गुणे 10 की घात 23 हो, किसी में 7 गुणे 10 की घात 23 हो, किसी में कुछ और हो सकता है, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कोटिमान होता है वो लगभग इतना ही पाया जाता है। ठीक है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको बताया मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे धातु में यादृच्छिक रूप से घूमते रहते हैं, और इनका व्यवहार अणुओं के जैसा होगा। यदि आप अणुगति सिद्धांत पढ़े होंगे तो जानते हैं कि गैस के अणु जो होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी ठोस के भीतर इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये गैस की भांति व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अपने साथ आवेशों को ढोते हैं, यानी एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जाना मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। चलिए हम मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर किस तरह व्यवहार करता है आपको बताते हैं। यह एक तार है, तो इस तार में धातु है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। याद रखिए धातुओं में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन मैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें इधर उधर यादृच्छिक गति कर रहा होगा, कभी इधर जाएगा फिर इधर फिर इधर 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 इधर, कोई नियम नहीं है, अनियमित गति करता है। ठीक है, तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर उधर गति करता है, और दूसरा इसके गति को हम ऊष्मीय गति भी कह सकते हैं, और इसके वेग को हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। ऊष्मीय वेग का मान जो होता है काफी अधिक होता है। यह धातु के भीतर ऊष्मीय वेग जो होता है 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड। 10 की घात 5 मीटर का मतलब बहुत ज्यादा होता है, 10 सैकड़ा हजार 10 या लाख, यानी 1 लाख मीटर
प्रति सेकंड के स्पीड से। ठीक है, तो इतने स्पीड से यह इस धातु के भीतर गति करता है। यह इसका उष्मीय वेग कहलाता है। उष्मीय वेग क्यों? अगर इसको हम बाहर से तार को गर्म करें, कोई भी तार हो, जब बाहर से गर्म करेंगे तो इसका वेग और बढ़ जाएगा। अगर ताप को कम करेंगे तो वेग और कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई तार हो तो जाड़े में जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन उतने स्पीड से गति नहीं करेंगे जितना कि गर्मी में करेंगे। गर्मी में उष्मीय वेग बढ़ जाता है और जाड़े में उष्मीय वेग कम हो जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह से गति करते हैं तो गति करने के साथ साथ अपने इसके जो चार्ज होता है, मान इकाई आवेश, यह भी अपने साथ कैरी करता है, लेकर होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो परिभाषा बताई गई है, आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो उसको तो फिलहाल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने साथ आवेश भी ले जाता है, यानी आवेश भी प्रवाहित होता है। लेकिन इस आवेश प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न नहीं होती है। कारण कि अगर किसी समय इसमें हम एक सेक्शन लेना, एक परिच्छेद लेना, मान लीजिए यह, और काउंटिंग करने की क्षमता हो, अब बैठ करके काउंटिंग करें तो देखेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन दाएं जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन बाएं आ रहा है। तो बाएं के कारण उत्पन्न धारा और दाएं के कारण उत्पन्न धारा बराबर हो जाती है, नेट धारा 0 हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ और व्यवहारों के बारे में चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर अनियमित उष्मीय वेग से गति करता है तो उसके लिए कोई रोड थोड़ा बना के रखा गया है कि वो रोड पर ही चलेगा। उसका कोई रोड नहीं है, रास्ता नहीं है चलने के लिए, वो अनियमित गति करता है। और जब अनियमित गति करता है तो यह तार के भीतर जो आयन है, जो परमाणु हैं या कोई और मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनसे यह टकराता रहता है। जैसे देखिए, यहां से यह चला और यहां पर पहुंचा होगा, तब तक किसी से टकरा गया होगा। किससे टकराया हुआ, इससे बाद में चर्चा कर लेंगे। किससे टकराने की संभावना हो सकता है? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही टकरा जाए, हो सकता है किसी परमाणु से टकरा जाए, या हो सकता है किसी धनायन से टकरा जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं धनायन से टकरा गया है। जब किसी धनायन से टकरा जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। थोड़े दूर चलता है तब तक फिर टकरा जाता है, फिर उसकी दिशा बदल जाती है, फिर कुछ दूर चलता है फिर टकरा जाता है। ठीक है, इस तरह से टक्कर होता रहता है, वो अपनी दिशा बदलता रहता है और पूरे धातु में अनियमित गति करते रहता है। अब इसमें 2 चीजें ध्यान देनी है आपको। पहला, कि आखिर कितना दूर चलने के बाद टकरा जाता है, और दूसरा, कितने टाइम के बाद टकरा जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की गति अनियमित होती है तो यह भी कोई नियम नहीं है कि पहला इतना दूर टकराया तो दूसरा भी उतना ही दूरी पर, नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तीसरा उससे भी ज्यादा हो सकता है, चौथा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, यह कोई नियम नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के बाद जब दूसरी टक्कर होती है तो दूसरी टक्कर कितनी दूरी चल के होगा, इसके संबंध में कोई नियम नहीं है। तो इसके लिए एक औसत निकाला गया। भाई जब हर टक्कर में दूरी अलग अलग रह रही है, टाइम अलग अलग हो रहा है, तो टक्कर होने के टाइम और टक्कर होने के जो दूरी है उसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो 2 चीजें परिभाषित की गई। पहला, श्रांतिकाल। पहला जो है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल किसे कहते हैं? तो सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई लगने वाले औसत समय को, क्योंकि हम श्रांतिकाल बता रहे हैं तो पहले टाइम को ले लें। 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले औसत समय को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल कहते हैं। इसको समझ लीजिए। क्रमागत तो जानते ही हैं, एक टक्कर के बाद तुरंत अगली टक्कर होगा,
जैसे इलेक्ट्रॉन आया यहाँ टक्कर हो गया और उसके बाद फिर यहाँ टक्कर हुआ, तो ये दो जो कहलाएंगे कर्मागत टक्कर कहलाएंगे। तो इनके बीच कुछ टाइम लगेगा। फिर इसके बाद कहाँ टकराया, इसके बाद यहाँ टकराया, अगला कर्मागत टक्कर यह होगा, यहाँ भी कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम अलग अलग लग रहा है, तो कहा जा रहा है कि इस पूरे टाइम को जोड़ लीजिए और जोड़ करके संख्या से भाग दे दीजिए कितने टक्कर हुए हैं। जैसे यहां से यहाँ एक टक्कर, यहां से 2 3 4 टक्कर, बाकी को छोड़ दीजिए। 4 टक्कर हुआ तो इन चारों में कितना टाइम लगा, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड को जोड़ लीजिए तो 10 हो गया। और कितने टक्कर हुए, 4 टक्कर हुए, तो 10 में 4 से भाग दे दीजिए, 2.5 हुआ, 2.5 हो गया। तो ये जो 2.5 आएगा यह इसका औसत समय या फिर श्रांति काल कहलाएगा। ठीक है, आइए श्रांति काल को एक बार फिर से समझते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो कर्मागत टक्करों के बीच लगने वाले औसत समय को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। कुछ जगहों पर इसे विश्रांति काल भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब दूसरा जानते हैं। दूसरा क्या है, माध्य मुक्त पथ, यह दूरी से संबंधित है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेम वही है, शब्दों को थोड़ा सा बदल देंगे हो जाएगा। क्या कहेंगे माध्य मुक्त पथ को, कहेंगे कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो कर्मागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। सिंपल, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए यहां से काउंटिंग शुरू करें, एक टक्कर हुआ, अगला कर्मागत टक्कर यह हुआ, कुछ दूरी चला, फिर इस दूरी को हम अगले टक्कर में नापे, फिर अगला टक्कर यहां हुआ तो कुछ दूरी चला। सभी दूरियों को जोड़ लें और दूरियों की संख्या से भाग दे दें, तो जो औसत आएगा वही क्या आएगा, माध्य मुक्त पथ आ जाएगा, या मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। ठीक है, तो दो चीजें आपने अभी जाना, पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल और दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। तो एक बार और सुनते हैं, श्रांति काल या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो कर्मागत टक्करों के बीच लगने वाले औसत समय को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा माध्य मुक्त को, धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो कर्मागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो अभी आपने जाना कि किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि तार को जब बिजली से, करंट से, सेल से, बैटरी से तार को जोड़ दिया जाता है तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। समय अभाव के कारण हम वीडियो को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मुझे खेद है। अगले वीडियो में हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विभवांतर का प्रभाव या वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव पढ़ेंगे और जानेंगे धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।